नमस्कार स्टूडेंट्स। एसएससी जीडी के विशेष एडिशन 90 क्लास का जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं, 90 क्लास का जो सपना लेकर आप चल रहे हैं एसएससी जीडी में, और हमारा टाइटल टैग भी यही है, एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना। डेली क्लासेज आपको 10 से 12 के बीच में आपको मिल रही है, और हमने नंबर ऑफ़ क्लासेज पर डे हम 2 देते थे, अब हम नंबर ऑफ़ क्लासेज 1 कर दिया है, ताकि आप जो है उन क्लासेज को देख सकें और उन पर रिसर्च करके ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो क्लास नंबर 46 आज लेकर हम आपके बीच में हाजिर हैं। तो चलिए, जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा सिंगल डबल क्लासों के साथ आपको 90 क्लास जब तक एग्ज़ाम आपका होगा तब तक हम उसको कराएंगे। और एग्ज़ाम जैसे कि अनाउंस हो चुका है, 10 जनवरी से आपकी डेट आ चुकी है, तो और भी ज़्यादा हार्ड वर्क आप स्टार्ट कर दीजिए एसएससी जीडी एस्पायरेंट। तो चलिए, क्लास नंबर 46 को लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ मैं, अरविंद कुमार नोहिया। आज मैथ में मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के कुछ आइडिया लेकर, कुछ आइडियोलॉजी लेकर मैं आपके बीच में हूँ। तो हम बात करेंगे आज क्षेत्रमिति की, और क्षेत्रमिति से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन पर हम एक विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और 2 से 3 क्लासेज हम इसमें लगाने वाले हैं। तो चलिए, क्षेत्रमिति की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें। और देखिए, क्षेत्रमिति का मतलब क्या है होता है कि आप वैसे नाम से समझ रहे हैं, मेंसुरेशन क्षेत्रफल पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आयतन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो सब क्षेत्रमिति में आते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ों के क्षेत्रफल और के बारे में आप ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहले कुछ शेप्स मैं बता रहा हूँ, जैसे ये वर्ग है। वर्ग पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाए जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हों, तो भुजा कोई भी ए हो जाएगी। इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो भुजा स्क्वायर निकालेंगे, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक विकर्ण डाला जाता है ऐसे कोण और कोण, और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो समकोण त्रिभुज से आती है, तो वो होता है 2√a ऐसे √2a। अब देखिए, ये आता कैसे, आपको ये कोई जरूरत नहीं है, ये ए है, ये साइड ए है, और ऐसे ऐसे ए और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √ आ जाएगा, तो वो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा, √2 रह जाएगा। तो विकर्ण का भी आप विशेष ध्यान रखिए कि वर्ग में विकर्ण, ये कौन सी शेप बना के हम चल रहे हैं, वर्ग स्क्वायर शेप को हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ शेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो स्क्वायर में हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। अगर इसके परिमाप की बात करें, सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस गोल चीज़ को कहते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो वो 4a होता है, क्योंकि चारों साइड a की हैं, तो वो 4a हो जाएगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी होंगी। तो वर्ग में हमने पहला चिट्ठा ये रखा। इसके बाद अगली जो मैं शेप ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ रेक्टेंगल, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ABCD, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयत, रेक्टेंगल, आयत। अब आयत की भुजा लंबाई मैंने L मान ली, ब्रीथ मैंने B मान ली। लंबाई L लेंथ और B ब्रीथ। तो आयत का जो परिमाप होगा, सबसे पहले आयत का परिमाप देखिए। मेंसुरेशन में अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप कंसेप्ट को मिस करेंगे। तो मैं फॉर्मूले के बिना भी आपको क्वेश्चंस करने बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये भी चीज़ें सीख लें। तो 4a, कभी कभी ऐसा होता है कि एसएससी जीडी में केवल सीधा डायरेक्ट उठा के फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो इसलिए इन फॉर्मूलों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो 2 लेंथ हो जाएंगी, देखो L और L, 2 ब्रीथ हो जाएंगी, तो 2L प्लस के ब्रीथ, 2L और 2 ब्रीथ को मैंने अगर जोड़ दिया तो मेरा जो है परिमाप आ जाएगा, मुझे परिमाप मिल जाएगा। यानी देखिए, अगर मैं इसको सबको टोटल ऐड करता तो L प्लस B आता, ये 2L और प्लस 2B, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो L प्लस के B, तो मैंने यही तो लिखा है। ठीक है, अब क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल कितना आसान है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अगर आप लंबाई की चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आयत का क्षेत्रफल मिलने वाला है। लेकिन अगर इसके विकर्ण की बात हम करें, विकर्ण की अगर हम बात करें, डायगोनल की बात करें, जो तिरछा हम इससे मिलाते हैं, ये भी सेम ही होते हैं इसमें भी। डायगोनल्स विल बी सेम, इक्वल इज इक्वल, कैसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ होगा √L² प्लस B स्क्वायर। यानी मैंने बताया कि ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और समकोण त्रिभुज में जब आप कर्ण निकाल रहे होते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल रहे होते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आप पढ़ते हैं बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ परपेंडिकुलर का
स्क्वायर, तो वही मैंने कंसेप्ट यहाँ यूज किया है। दूसरा, ये आपने आयत, इनसे क्वेश्चन बहुत आयत पूछा जाता है। इसके बाद मैं एक और शेप ले रहा हूँ, देखिए सर्कल। सर्किल के बारे में भी आप समझ लें, सेंटर और सेंटर के आसपास ये सर्कमफ्रेंस, इसको परिधि हम बोलते हैं, परिधि या परिमाप, आजकल कुछ भी लिखने लगा है हिंदी में, तो परिधि और परिमाप। देखिए अब इसमें होती है रेडियस आर, इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं आर, तो आर होती है। अब इसमें परिधि की जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 पाई आर, यानी आर में 2 पाई की मल्टीप्लाई करना है तो आपको परिधि मिल जाएगी, ठीक है। और व्यास अगर यहाँ से निकालने लगे तो 2r हो जाएगा, दुगना हो जाएगा व्यास पूरे के पूरे, यानी इस परिधि से सेंटर से होते हुए जो लाइन खींची जाती है वो व्यास होता है। व्यास का इंग्लिश में अगर कहें तो डायमीटर, ठीक है। चलिए इसके बाद, अच्छा और परिधि हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं देता, वो किसी ट्रैक पर चलवा रहा होगा, मान के चलिए आपको कोई ट्रैक है, ये ट्रैक है, इस पर आपको साइकिल लेके चलना है, ठीक है। ये मान के चलिए साइकिल, ऐसे आपको साइकिल लेके चलना है। अब आप समझिए कि आपको साइकिल लेकर अगर इस पर चलना है स्टूडेंट, तो आपको इस ट्रैक को पूरा करने में आपके साइकिल का पहिया कितने चक्कर लगाएगा ये पूछ ले। तो ध्यान से समझिए, तो जो डिस्टेंस होती है d इक्वल टू n क्रॉस सर्क्यूमफ्रेंस, क्या होती है? n क्रॉस परिधि ऑफ परिधि, n क्रॉस परिधि होती है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, d का मतलब डायमीटर ना समझे, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर अप होगी, तो नंबर ऑफ चक्कर आपको निकालने हो तो n डिस्टेंस में परिधि से आप भाग लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगी कि कितने चक्करों में आप इस डिस्टेंस को पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगातार पढ़नी है, कुछ चीज़ें हैं जो वो कहते हैं कि मत के चलिए साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर में चलता है, तो 11 किलोमीटर में वो इतने व्यास से कितने चक्कर लगा लेगा, कितने चक्करों में वो 11 किलोमीटर को पूरा करेगा। ऐसे बहुत आयत क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए हमेशा से मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा थोड़ा बेस पता है ना, तो आप क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। तो चलिए अब हम जो है इसके बाद, ये कुछ चीज़ें थी जो हमने बता दी, इसके बाद जो क्वेश्चंस में यूज होंगे उनके अनुसार बताते रहेंगे। चलिए पहला जो है, अच्छा एक त्रिभुज का और पढ़ लीजिए। एक होता है समकोण त्रिभुज, ये होता है समकोण त्रिभुज, इसको हम बेस और इसको परपेंडिकुलर और इसको एच, तो इसमें जो रिलेशन होता है एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है जी। और इसका जो एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, हाइट का मतलब पी, ठीक है, इसका जो एरिया होता है। तो इसका एरिया हो गया ये रिलेशन इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। तो आप इन चीज़ों को समझिए। लेकिन जब आपको समबाहु त्रिभुज मिल जाए, इक्विलेटरल त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल, और तो बाकी की कोई जरूरत नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको मिल जाता है तो उसको समझिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो उसकी हाइट होती है ना, हाइट √3/2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं ए, ठीक है। और जो इसका, अब देखिए √3/2 ए होगी इसकी हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब इसका एरिया निकालूं तो मुझे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, 1/2 बेस ए रहेगा और हाइट होगी √3/2 ए, तो कितना बन जाएगा? √3/4, 2 2 जा 4 और एक ही में ए स्क्वायर। तो ये इसका एरिया होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको सबसे ज़्यादा तंग करने वाला होता है। तो हम इस तरीके से इन चीज़ों को भी कुछ पढ़ लें। इसके इतर जो भी चीज़ें यूज होंगी हम कंटिन्यूसली इसमें यूज करते रहेंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको होने वाली कि नहीं जी आप इस तरह से परेशान होंगे। क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। चलिए क्वेश्चन में ही अब आपको सिखाते रहेंगे कि क्वेश्चन में कैसे हमको क्या चीज़ें कैसे करनी है। चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए आधार 9 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मुझे ये पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई ऊंचाई होता है, ठीक है। हाइट लिख लो या ऊंचाई लिख लो, एच लिख देता हूँ, इक्वल टू क्षेत्रफल होता है। यही तो अभी मैंने पढ़ा समकोण त्रिभुज के लिए। 1/2 बेस मेरा कितना है? बेस देखिए इन्होंने कहा है आधार 9 सेंटीमीटर है
और हाइट मुझे बतानी है, और क्षेत्रफल कितना है 81, मैंने 81 लिख दिया। तो h इक्वल टू 81, देखिए 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पैरेलल में है तो ये नीचे चला जाएगा। देखिए मैं आपको हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि मैथ में कैलकुलेशन तब करें जब उसकी ज़रूरत हो, बिना ज़रूरत के आप कैलकुलेशन ना करें। आप यहाँ से 9 को कट करने लगे 4.5 और फिर उसको डिवाइड, नहीं भाई, आपको ये तरीके सीखने होंगे। 9 से 9 बार, और h इक्वल टू 9 दूनी 18 सेंटीमीटर की हाइट होगी। आपका ऑप्शन ए 36 सेंटीमीटर नहीं होगा, 9 सेंटीमीटर नहीं होगा, 27 सेंटीमीटर नहीं होगा, तो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। आप जल्दबाजी में जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, ताकि गलती होने के चांस बढ़ जाए। तो गलती के चांस को आपको घटाना है तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप फॉर्मूले को बहुत बेहतर से समझिए, बिल्कुल आराम से पीसफुली उसको रखना सीखिए। प्रैक्टिस करते समय तो पीस में रहिए, ठीक है। और लास्ट दिनों की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन दिनों आप थोड़ा तेज़ी दिखा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल स्लो मोशन के साथ प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट को सीखते हुए प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, रीड करिए। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। इसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात, ध्यान दीजिए, परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात 1:3 है। आयताकार की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो दे रखा है उन्होंने, लंबाई रेशो चौड़ाई, वो दे रखा है 5:2, ठीक है, 5:2 है। तो अब हम इसको लंबाई को 5 और चौड़ाई को 2 मानकर अगर हम कार्य करें तो देखिए, अब मैंने माना कि लंबाई यहाँ से, मैं एक बता देता हूँ शॉर्टकट, फिर बता देंगे, 5a, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2a। ध्यान से समझिए। तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप आपको सबको पता है, परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है स्टूडेंट, 1 और 3 के अनुसार दे रखा है। परिमाप आपको पता है कि 2 × l+b होता है, 2 × l+b, इन दोनों को जोड़ा तो कितना, देखो 5 और 2 7, a डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल होती है इन दोनों की गुणा, 5 दूनी 10, a² इक्वल टू 1/3। ध्यान से समझ लीजिए। तो आपको पेपर में ये सब चीज़ें नहीं करनी थी, आपको केवल पेपर में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। बता देंगे, चलिए। तो 2 से कितनी बार, 5 बार, और a से कितनी बार, a बार। तो ये हो गए 7/5a इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब यहाँ से 5a इक्वल टू कितना मिला, 5a इक्वल टू मिला आपको 21, तो a इक्वल टू मिला 21/5। ये आपको मिल गया a की वैल्यू। a की वैल्यू मिल गई तो आपको लंबाई और चौड़ाई, आपको चाहिए केवल लंबाई। क्या चाहिए आपको, लंबाई। तो लंबाई के लिए कितना, लंबाई के लिए क्या करना है, 5a, 5a का मतलब 5 की मल्टीप्लाई a में, a की वैल्यू कितनी आई है 21/5। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 21 यूनिट, क्योंकि यूनिट उन्होंने कुछ दे नहीं रखी, तो आपका 21 यूनिट ही आंसर मिल रहा है। समझिए ध्यान से कि आपको करना कुछ नहीं है। जब रेशो ऐसा होता है तो आप रेशो को मानकर कुछ मान लेते हैं, और जो जो फॉर्मूला है मैंने उस फॉर्मूला में उसको पुट कर दिया। कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो वो मुझे बता दीजिए कि भाई यहाँ दिक्कत है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने की, 5a का 5a और साथ में 3 की, तो 21 हो गया, ठीक है ना। 5a बराबर 21 हो गया, तो a की वैल्यू मेरी 21/5 है, जो मैंने लंबाई में पुट करनी है। मुझे केवल लंबाई पूछी है, जो पूछा जाए। अननेसेसरी चीज़ों को करने से बचना होगा पेपर में, क्योंकि कंपटीशन बेटा इतना ज़्यादा हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। कंपटीशन एक अपर लेवल पर चला गया है, तो आप उस चीज़ को सोच नहीं सकते कि कंपटीशन कितना है। अगर आप समय गंवाएंगे तो आप फंस जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल, और एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस को इंक्लूड करके हमने किया है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन परसेंटेज में भी हम पढ़ा देते हैं, फिर भी यहाँ पढ़ा रहे हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें और चौड़ाई 10% कम कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब आपको, मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल निकालना है तो आप लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ करते हैं, मतलब 2D में जाते हैं, 2D, ठीक है। तो जब इस तरह से इफेक्ट ऑफ एरिया पे चाहिए आपको, इफेक्ट ऑन एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, a + b + ab/100। और a और b क्या है, a एंड b है आपकी वृद्धि या कमी। a और b क्या है, वृद्धि या
कमी, और वृद्धि के लिए आप प्लस साइन रखेंगे, कमी के लिए माइनस साइन रखेंगे। ऐसा आपने पहले भी पढ़ा है, दोबारा से हम पढ़ा देते। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, करना कैसे है पेपर में वो समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है, 20% बढ़ा तो 20 प्लस के, 8% 10% कम हुआ माइनस के, प्लस ये प्लस के और 10 माइनस के, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 2 जीरो इनसे 2 जीरो कैंसिल, 10 में से 20 में से 10 घटे 10, और यहाँ से माइनस के 2, 8% आया। और कैसा है, प्लस का। अगर प्लस का आ रहा है तो वृद्धि होगी, और माइनस का आता तो कमी होगी। 8% बढ़ेगा, देखो यहाँ घटेगा कह रहा है, हटा दीजिए, 2% का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 8% बढ़ेगा। अगर उसकी लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दें तो इस कंडीशन में उसका जो क्षेत्रफल है वो 8% बढ़ जाएगा। उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार से? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से समझिए, प्यार से समझिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे होने के लिए पूछा जाता है। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप उस क्वेश्चन को करें। कभी आपके मन में ये भ्रांति होती हो कि नहीं जी हार्ड क्वेश्चन आने लगा है, नहीं हार्ड नहीं आने लगा है, वो बेस पूछने लगा है। तो चलिए, दो वर्गों के क्षेत्रफल 36 और 25 का अनुपात है, उनकी परिमिति के बीच का अनुपात क्या होगा? परिमिति मतलब परिमाप। आपको मैं सिंपल सा एक लॉजिक दिए देता हूँ, आप समझ लीजिए। देखिए, आपको दो वर्गों में कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। वर्ग हो, आयत हो, ठीक है, चलिए कुछ भी हो, वर्ग हो आयत हो, आप देख लीजिए। वैसे वर्ग के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो मैं वर्ग लिख देता हूँ। वर्ग में आपको भुजा दे रखी है A1 A2, ध्यान दें मतलब A1 A2 रेशो दे रखा है वर्ग में। दो वर्ग हैं, उनकी भुजाओं में जो है A1 A2 का रेशो दे रखा है। तो इनकी जो परिधि का रेशो रहेगा, जो परिधि या परिमाप या परिमिति जो आप पढ़ रहे हैं, परिमाप का जो रेशो रहेगा वो सेम रहेगा, A1 रेशो A2। यानी ये रेशो बदलता नहीं है, क्योंकि देखिए वो जब 4A1 ओवर 4A2 और तो इससे ये कैंसिल आउट, तो A1 रेशो फिर भी A2 ही हो गए। तो परिमिति का अनुपात बदलता नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, ये अनुपात बदलता नहीं है कभी भी। अब जो भुजाओं का अनुपात है, ये मैंने भुजा ले ली, जो भुजाओं का अनुपात है वही परिमिति का अनुपात होगा। लेकिन वर्ग जो क्षेत्रफल जो होगा वो इनका स्क्वायर होगा, A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपने समझी होगी कि भाई कैसे होता है वो समझना है। अब आपने ये तो जान लिया कि भुजा और परिमिति परिमाप का वो सेम होता है, और भुजा का स्क्वायर करके क्षेत्रफल का होता है। आपको क्षेत्रफल का दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, देखो क्षेत्रफल का दे रखा है, मतलब दे रखा है 36 और 25 दे रखा है। अब आपको चाहिए इसका, तो जब आप स्क्वायर करके इनको ला सकते हो तो अंडर रूट करके इसको नहीं ला सकते, अंडर रूट कर दीजिए। और कोई क्रम नहीं, ये समझ लीजिए, क्रम नहीं बदलना है, क्रम वही के वही होना चाहिए। अगर क्रम बदल गए तो गलती हो जाएगी। जल्दबाजी में जल्दी ना कर दें। तो 6 और 25 का 5, तो यही उसकी भुजाओं का है। जब वो भुजाओं का ही आ गया तो भुजाओं से आगे वही परिमिति का हो गया। कितना हो गया, 6 और 5। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 6 और 5। ढूंढिए 6 और 5, पहला 5 4, 4 6, 7 8, 6 और 5। मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि जो परिधि, और मैं ये केवल इसके लिए नहीं कह रहा, इस वर्ग के लिए नहीं है, ये वर्ग के लिए आप समझ रहे हो, ये वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी शेप्स के लिए, 2D शेप, ठीक है ना, 2D शेप्स जितनी भी हैं सब के लिए यही होता है। भुजा का और परिमाप का जो रेशो दे रखा होता है वो सेम होता है, और जो उसके क्षेत्रफलों का रेशो होता है वो स्क्वायर करके होता है। ये आज आप वर्गों के लिए न पढ़ के आप सबके लिए पढ़ लीजिए, और बस आपको अंडर रूट में ले जाना है वर्ग से भुजा बनाने के लिए, और भुजा से परिधि बनाने के लिए सीधा सीधा कर देना है। परिधि रख के उसे भुजा बना लीजिए, परिधि वाले का सीधा वर्ग कर दीजिए, आपको क्षेत्रफल का मिल जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो कितना सिंपल हो गया। अब आप सिर्फ देखिए, अब आप बैठे बैठे पेन चलाएंगे कि 36 25 का अंडर रूट 6 और 5 आंसर। बताइए क्या जरूरत है। जब आपने मन में उसको गढ़ लिया ना, मन में आपने उसको पढ़ लिया, तो आप बहुत आसान से कर लेते हैं बेटा। लेकिन जब आप उसको करते नहीं हैं, प्रैक्टिस में नहीं है, तो फिर तो वो बड़ा हार्ड लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस पहिए की त्रिज्या क्या होगी? मैंने अभी आपको जब क्लास स्टार्ट की थी तो एक फॉर्मूला दिया था। जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने एक आपको फॉर्मूला दिया था, आप उस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो समझिए।
मैंने कहा था कि भाई जो परिधि होती है ना, जो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस d बराबर n गुना परिधि के बराबर होती है। n गुना परिधि या परिमाप जो भी आप कहें, ठीक है। तो d तो डिस्टेंस 22 किलोमीटर दे रखी है उन्होंने, यहाँ समझिए। n चक्कर उन्होंने 100 दे रखा है, और परिधि होता है 2πr, परिधि होता है 2πr। यहाँ से समझने वाली बात यह है। अब देखिए मुझे चाहिए r बेटा, क्या चाहिए, त्रिज्या। तो देखिए r चाहिए, तो r को तो मैं रखता हूँ प्रिजर्व, इनको नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 22/100 गुना 2π, और इसको मैं जो है किलोमीटर है मीटर में बना लूँ, क्योंकि मेरा आंसर सब में कैसा है, मीटर में है, तो मैंने यहाँ मीटर में बना लिया। और पाई की वैल्यू में क्या रखूँ, 22/7, 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन समझ लीजिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये पता थी कि डिस्टेंस जो होती है वो n गुना परिधि की होती है, तो मैंने 2πr लगा के काम खत्म कर लिया। 22 से 22 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से 5 बार कैंसिल, और 5 सत्ते 35 मीटर आपका आंसर आ गया। आर जो है त्रिज्या जो है 35 मीटर की आ गई। आपने एक फॉर्मूले को जाना कि जो डिस्टेंस चली जाती है किसी साइकिल के द्वारा, किसी पहिए के द्वारा, किसी कार के द्वारा, वो होती है डिस्टेंस इक्वल टू नंबर ऑफ चक्कर ऐसे लिख दें, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई सर्कमफ्रेंस। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कवर्ड डिस्टेंस इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई सर्कमफ्रेंस। तो d जो है वो n गुना परिधि के बराबर होती है। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लीजिए। और पाई की वैल्यू हमेशा बेटा कितना रखेंगे, 22/7। कब तक, जब तक कहा ना जाए। अगर वो पाई की वैल्यू कोई देखे चले, पाई की वैल्यू 3.14 वो दे दे, तो हम रखेंगे ये। अदरवाइज हम जो है क्या यूज करेंगे, अदरवाइज हम जो यूज करेंगे पाई की वैल्यू वो करेंगे 22/7। हम पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 22/7 पाई की वैल्यू यूज करेंगे। ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं, कोई एजिटेशन नहीं। चलिए आगे बढ़िए, अगला देखिए, आप इस चीज़ को समझो। एक गाय को एक खेत के मध्य में 14 फीट की रस्सी से बांध दिया जाता है। एक गाय को खेत के मध्य में स्थित एक खूंटी से 14 फीट की रस्सी से बांध दिया जाता है। यदि गाय प्रतिदिन 100 वर्ग फीट में घास चर सकती है, तो पूरे मैदान में घास चरने में गाय को लगभग कितना समय लगेगा। अब मैदान तो देखो, इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि मैदान चाहे कितना बड़ा हो, वो खूंटी से बंधी है तो वो 14 फीट के दायरे में खा सकती है, यानी आर जो होगी उसकी 14 फीट होगी। समझने वाली बात है। अगर आपने सही से नहीं समझा तो आप गलती कर देंगे, क्योंकि वो 14 फुट इस डिस्टेंस से 14 फुट दूरी पर चर सकती है, ठीक है। लेकिन वो चरती पर प्रत्येक दिन जो है 100 वर्ग फीट है, तो 100 वर्ग फीट तो चरती है, वो तो ठीक है। नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो जितना वो एरिया चर सकती है उसको 100 वर्ग फीट से डिवाइड कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा सर्किल, अब ये सर्किल बन गया, तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग इक्वल टू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 14 गुना 14, और 2 से 7 से 2 बार। अब देखिए नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं, तो 22 गुना 2 गुना 14 और डिवाइड बाई 100। अब इसको कट कर लीजिए, कट करो जरा, यही तो बात बनेगी। 14 फुट की रस्सी से बांधा जाता है, गाय प्रतिदिन 100 वर्ग फीट में घास चरती है, पूरे मैदान को घास चरने में लगभग कितना समय लगेगा, लगभग लगा दिया है, मतलब पॉइंटों में जाना आपको कोई दिक्कत नहीं। 22 दूनी 44, 44 में करिए आप 14 की गुना, 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 61, 14 चौका 56 और 5 61, तो ये हो गया बेटा 616 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो गया 6.16 डेज। अब अप्रोक्सीमेशन उनको चाहिए, देखिए 2 दिन नहीं, अप्रोक्सीमेशन में ये भी नहीं, 18 दिन नहीं, 24 दिन नहीं, अप्रोक्सीमेशन में 6 डेज उसका आंसर आ गया। तो आप क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह के समझना सीखिए कि जैसे ही वो खूंटी से बंधी तो वो एक सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर फील्ड में ही चल सकती है, समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई, सर्कुलर में ही तो चल सकती है, वो सर्किल में ही तो चल सकती है,
बेशक उन्होंने 14 फुट की रस्सी से बांध दिया, अब 14 फुट ऐसे ना बना दें कि भैया 14 फुट ऐसे बना दे, 14 फुट ऐसे बना, 14 फुट ऐसे, तो ये तो देखिए यहाँ तो 14 फुट, यहाँ तो पहुँच ही नहीं सकती गाय, समझ है ना। तो वो क्या बन जाएगी, सर्कुलर बन जाएगा, ये सर्कुलर फील्ड बन जाएगा। ये समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था। आपको जैसे ही लगा 22/7 × 14 × 14/100 और आंसर, आपको ये सब चीज़ें पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं, फिर भी आपको सिखा रहे हैं कि बेस आपको जरा सा आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला देखिए, उन्होंने कहा किसी कमरा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4, 2 में है। लंबाई, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट 5, 4, 2 के रेशो में है। यदि उसके चारों ओर दीवारों का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, चारों ओर दीवारों का क्षेत्रफल। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं किसी कमरे में हूँ तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ भाई, 2 लेंथ में दीवारें होती हैं, 2 ब्रीथ में दीवारें होती हैं और हाइट चारों में होती है। तो देखिए क्या होता है, कमरे की 4 दीवारी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, वो पढ़ते हैं हम 2 लेंथ में 2 ब्रीथ में, L + B × हाइट, ये समझिए। और ये कितना है 144, तो 144 = 2 L + B, दोनों को जोड़ो, 5 चौक 5 4 9, 9 में 2 की गुणा 18, 18 दूनी 36, 36 के साथ A लगा देता हूँ, समझिए। नहीं ऐसे नहीं, लिख लीजिए इसको, हम क्या लिख ले सकते हैं, 5A 4A और 2A, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, उसको दिखा देता हूँ मैं कैसे। 5 और 4 9A और हाइट में 2A। आप केवल A को मैं स्क्वायर लिखता तो आप कहते कि जी स्क्वायर कैसे बन गया, 9 दूनी 18 दूनी 36, 144 = 36A²। 36 से कितनी बार, देखो जरा कट करके, 4 बार, 4 बार, 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 6 3 12 और 2 14, 4 = A² बन गया। तो A = कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा, फर्श का विकर्ण क्या है, फर्श का विकर्ण पूछ रहे हैं, जिसमें आपको हाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्श के विकर्ण में आपको क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रीथ चाहिए, आपको यही तो चाहिए। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई करके 5 दूनी 10, 10 की लेंथ होगी। ब्रीथ कितनी हो जाएगी, 4 में 2 की गुणाई करके 4 दूनी 8 की हो जाएगी ब्रीथ, 10 की आपकी लेंथ हो गई और 8 की आपकी ब्रीथ हो गई। तो विकर्ण मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, विकर्ण कैसे बनेगा, विकर्ण बराबर अंडर रूट दोनों का 100 100 + 8 = 64, अंडर रूट 164 बन गया बेटा। अंडर रूट 164 देखिए कि इससे किससे मैच कर रहा है, 10 दिशा में 100 4 4। अब ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, 164 का कर लेंगे फैक्टर, फैक्टर कट करो, 2 से 8 और 2 से 2, 2 से 2। अब एक बार 2 से और कट गई, 4 और 1, तो देखिए 2 में से एक तो 2 बाहर, और 41 का कुछ नहीं हो सकता, अंडर रूट 41। आंसर लीजिए 2 अंडर रूट 41, 2 अंडर रूट 41, 2 अंडर रूट 41, 2 जगह है आंसर, चलिए दोनों जगह लगा दीजिए 2 अंडर रूट 41, 2 अंडर रूट 41, आपका दोनों जगह आंसर लिखा हुआ है, दोनों जगह मान लीजिए। आप बिल्कुल आसान से समझिए, बिल्कुल आराम से समझिए, बिल्कुल प्यार से जानिए कि आपको करना क्या है। आपको कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ऐसे नहीं समझ आ रहा हो तो आप समझिए, कमरे की जो दीवारों का क्षेत्रफल है 2 लेंथ के साथ हाइट में होता है, 2 ब्रीथ में हाइट के साथ होता है, तो वो दोनों को मैंने जोड़ दिया, लेंथ एंड ब्रीथ 2 के साथ × H, क्योंकि H सब में कॉमन है, ठीक है ना, H सब में कॉमन है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, बहुत आसानी से आप पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी हेजिटेशन आपको नहीं हो रही होगी कि नहीं जी इतना कुछ हार्ड लेवल है। SSC GD हमेशा जो पूछता है ना बेटा, वो हमेशा से पूछता है बेस नॉलेज क्वेश्चन। क्या पूछता है आपको, बेस के क्वेश्चन पूछता है। तो आप बेस को पढ़िए, और भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में, तो आप सभी के फॉर्मूलों को पढ़ लीजिए। फॉर्मूलों को पढ़कर भी अगर आप चले जाएंगे तो आप वहाँ प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या क्वेश्चन है वो समझिए। करें, एक वर्ग की विकर्ण 12 अंडर रूट 2 मीटर है, वर्ग की विकर्ण, इसके क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल चाहिए, और इसकी विकर्ण पर बने एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। वैसे तो इसका शॉर्टकट भी आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको फिर भी हम कुछ समझा के बताते हैं
कि होता कैसे है। वैसे तो मुझे दिख रहा है, बड़ा आसानी से दिख रहा है कि 1 2 का क्षेत्रफल बनेगा और 1 2 सी आंसर है तो मैं सी लगा के निकल लूँगा, लेकिन वो होता कैसे है। देखिए वर्ग का विकर्ण है 12√2, ठीक है, तो भुजा कितनी होगी, a√2 होता है विकर्ण, ये आपको पता है, विकर्ण a√2, तो भुजा कितनी हो जाएगी, √2 से √2 कैंसिल, तो भुजा होगी 12, a बराबर कितना हो गया 12, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना, भुजा वाले का क्षेत्रफल कितना बना 12 गुना 12, विकर्ण वाले का क्षेत्रफल और अन्य वर्ग के क्षेत्रफल, इसके विकर्ण पर बना एक अन्य क्षेत्र वर्ग, तो इसका कितना हो जाएगा 12√2, 12 गुना 12 और गुना √2 का 2, तो ये इसका क्षेत्रफल बन गया, ये इसका क्षेत्रफल बन गया। अनुपात क्या होगा, पहले इसका क्षेत्रफल ऊपर रखा है 12 गुना 12 और डिवाइडेड 12 गुना 2, इनसे ये कैंसिल, तो 1:2 का रेशो बन गया। मैंने आंसर आपको बता दिया, मतलब विकर्ण से आपको निकालनी भुजा, भुजा होती है विकर्ण बटे √2, तो मैंने विकर्ण बटे √2 कर दिया। देखो विकर्ण 12√2 था तो मैंने √2 से डिवाइड कर दिया तो 12 बन गई भुजा। तो इसका क्षेत्रफल 12 गुणा 12, यही इसमें बताना है। एक वर्ग के विकर्ण की भुजा इतने मीटर, इसके क्षेत्रफल जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल 12 गुणा 12। हम गलती क्या करते हैं कि हम यहाँ गलती लैंग्वेज पढ़ने में कर देते हैं। हम इसका तो 12√2 से निकाल देते हैं और दूसरे वाले का हम जो निकाल देते हैं 12√2 में √2 की और गुना करके तब निकाल देते हैं। हम इसके विकर्ण का विकर्ण निकाल देते हैं। तो हम जो गलतियाँ करते हैं वहाँ से करते हैं और फिर जो है वो इसमें से मैच नहीं करता। आप कहते हैं लोग घूमते हैं कि पता ना क्या हो गया। ठीक है ना। तो आप समझिए उस चीज़ को कि आप गलतियाँ ना करें, बिल्कुल भी आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन इसको देखते हैं। चलिए 2 या 3 क्लासें हम मेंसुरेशन के लगाने वाले हैं। 2 या 3 क्लासों में मेंसुरेशन के जितने प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछे जाते हैं उन सभी टाइप्स को हम ले लेंगे। क्लियर है। तो उन सभी टाइप्स को हम करेंगे तो आपको कोई घबराहट नहीं होगी। जितने प्रकार के क्वेश्चंस इसमें एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी में कम से कम 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से मिलेंगे, तो आप जो है तैयारी अच्छे से करें। ठीक है ना। और बेस्ट एक वे में करें, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि बेस्ट वे नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है। अपने आप को पहचानो और लग जाओ। चलिए, एक 12 मीटर 8 मीटर माप के फर्श पर दरी बिछाया जाना है। 12 मीटर और 8 मीटर के माप के फर्श पर दरी बिछाना है। दरी की चौड़ाई 3 मीटर है, इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल है कि आप बड़े आराम से करेंगे। क्या करना है भाई, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल बराबर कर दो। क्या करना है, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल बराबर कर दो। तो करिए ज़रा, मैं 1 सेकंड का काम कर लेता हूँ। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल, दरी का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल। चलिए, दरी का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल बराबर कर लीजिए। तो फर्श का क्षेत्रफल इक्वल टू दरी का क्षेत्रफल, दरी का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल से क्षेत्रफल बराबर कर लो। 12 गुना 8 और दरी है 3 मीटर चौड़ाई है। लंबाई बता दीजिए एल, लंबाई बता दीजिए एल 3 से कितनी बार 4, 4 8 32 मीटर एल। देखो कुछ था क्या इसमें, बी ऑप्शन। इतना सिंपल भी पूछ लेता है पेपर, और हम जो है ज़्यादा के चक्कर में लग जाते हैं कि पता ना क्या होगा। हम 3 गुना 3 करके डिवाइड कर रहे होते हैं और फिर हम कह रहे होते हैं कि ये तो पॉइंटों में आ रहा है। तो समझ लीजिए इस चीज़ को कि हमको कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी है। हमको जो आता है उसको करें, जो नहीं आता है उसको क्यों करें। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाइए। वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक है, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है। इस जॉगिंग ट्रैक की परिधि क्या है। अब एक बात बताइए, वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक है, वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक है, ऐसी वृत्ताकार है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3850 है, 3850 मीटर है। ठीक है, कितना सिंपल है क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर पाएंगे, और फॉर्मूला ना पता तो आप क्या करेंगे, बैठे देखते रहेंगे।
बताइए, अगर आपको फॉर्मूला ना पता हो तो आप क्या करेंगे? आपको ये ना पता हो कि भाई जॉगिंग ट्रैक वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता हो, वृत्त का क्षेत्रफल आप पाई आर स्क्वायर एच लगा दें, पाई आर स्क्वायर एच, तो आप क्या करेंगे? अरे भाई आर तो इसमें परिधि तो बताएं, तो परिधि कैसे बताएं, एच तो इसमें दी नहीं रखी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ये किसका है? ये है बेलन का आयतन का, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपको फॉर्मूला मेंसुरेशन में ज़रूर पता होना चाहिए। आपको काम क्या करना है? कुछ नहीं करना है, घर जाके बस पेन उठाना है और पेन के साथ जितनी भी 2D शेप्स होती हैं उनके बिहेवियर को, उनके फॉर्मूले को, उनके क्षेत्रफल को, इनको आसानी से जाकर कॉपी पेन में लिख दीजिए, राइट कर दीजिए, लिखना सीख लीजिए और फिर उनको पर डे थोड़ा 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 बाबूजी धीरे चलो, वो वाली थ्योरी आपको लगा देनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और बनाते हैं। क्या करते हैं इस क्वेश्चन को? ट्रैकिंग वो है 3850, तो पाई आर स्क्वायर, ट्रैकिंग जो वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल 3850, तो आर स्क्वायर तो इधर ही रह जाएगा, मुझे तो चाहिए परिधि, आर स्क्वायर तो इधर रह जाएगा और 3850 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। अब देखिए जरा, बहुत से लोग इतना उलझा के करते हैं कि 2 पाई आर यहीं से बना लीजिए, 2 की गुणा कर दीजिए, आर निकाल, भैया आर तो फिर भी निकालनी पड़ेगी ना, तो क्यों ना मैं आर को ऐसे निकालूं, 3850 डिवाइडेड बाई 22 नीचे और 7 ऊपर। अब 22 से इसको कट करिए, देखिए ज़रा, 3850 को 22 से डिवाइड करिए, 22 से कम 22, और भाग ऐसे ही लगाना सीखिए, 8 में से 2 घटे तो 6 और तो 1 5, ऐसे ही है ना, देख लीजिए 16 5। अब घटाइए, 22 पंजे 110, 22 छिक्के कर लीजिए ना 132, 22 सत्ते 154, कितना बचा? 1 1 0 और 22 पंजे 110। ऐसे क्वेश्चन में पूरा पूरा कटता है, तो 175 गुना 7 हो गई आर स्क्वायर, ये मैंने हटा दिया, अब इसको हटा देता हूँ और आर स्क्वायर। अब देखिए आर बराबर, गुना करने की कोशिश ना करें, आर स्क्वायर बराबर ये बना 25 गुना 75, 25 सत्ते 175 गुना 7, देखो 25 का तो आ गया 5 आर निकालते समय, और इन दोनों 7 में से आ गया 7, तो आर कितना हो गया? 7 पंजे 35 हो गया। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आपको फास्ट करनी होगी, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये बनेगा। अब वो चाहिए उनको परिधि, क्या चाहिए? परिधि, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है? 5 गुना 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 5 दिन 10, 10 गुना 22 कितना हो गया? 220 मीटर, 220 मीटर की उनकी परिधि हो गई। तो समझिए आप क्वेश्चन के नेचर को। क्वेश्चन का नेचर ये कहता है, हमेशा से मैं आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन का नेचर आपको समझना जरूरी है। अगर आपने, देखिए कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, वो निकलता कैसे है ये समझ लीजिए। पहला आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन समझ आना चाहिए। आप मान के चलिए एग्जाम दे रहे हैं एसएससी जीडी का और पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, क्या आप क्वेश्चन को एग्जाम को क्रॉस कर पाएंगे? सबसे पहला काम है आपको एग्जाम नेचर को समझना। एग्जाम नेचर को आपने समझ लिया कि एग्जाम पैटर्न क्या है, समय कितना है, मुझे लिमिटेशंस कितनी डालनी है, फिर क्वेश्चन के नेचर को समझना जरूरी है। फिर क्वेश्चन के नेचर को समझिए। क्वेश्चन के नेचर को समझकर जैसे ही आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, आप देखेंगे कि बाकी जो और बिना नेचर को समझे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनसे कई गुना बेहतर आप हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के नेचर को, पेपर के नेचर को समझकर तब आप अपनी प्लानिंग करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ है कि नहीं। आज की क्लास में इतना ही। तो आप जो है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन धन्यवाद से पहले आप कुछ चीज़ें कर लीजिए। आपको क्या करना है? फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए और तब उनको अप्लाई करना सीखिए और अप्लाई करना सीखिए। और मैं ये कहता हूँ, एक फॉर्मूले के आप ज़्यादा कुछ नहीं, एक फॉर्मूला पर 2 क्वेश्चन पढ़ के जाइए। एक फॉर्मूला पर 2 क्वेश्चन के हिसाब से आप तैयार करिए। पर डे भी अगर आपने एक रेंज बना ली, जो ट्रिक, या आप ट्रिक कह रहे हैं तो ट्रिक कह दीजिए, आप एक ट्रिक पर 2 या 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और ऐसे प्रैक्टिस करके आप ट्रिक्स को बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रिक बनाकर, ऐसे तो ना हो कि ट्रिक ऐसी कर ली कि जो 2 क्वेश्चन पे लग रही है, तीसरे पे नहीं लग रही।
तो उन ट्रिक्स से बचकर आप जो है प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके आप अपने आप को ग्रूम करिए और प्रैक्टिस करके जब आप पेपर में जाएंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, तो मैं कहता हूँ आप एसएससी जीडी को क्रॉस कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टैनर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर से ऐसे ही जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में क्षेत्रमिति के कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके जुड़ेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उनके साथ आपके साथ होंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।